दुबई की राजकुमारी ने ओवैसी बंधुओं के बारे में क्या किया ट्वीट, सोशल मीडिया पर हुई चर्चा। देखिए, दुबई की राजकुमारी हिंदा अल कासमी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कई लोगों को कोरोना संक्रमण को समुदाय विशेष से जोड़कर सांप्रदायिक टिप्पणियां कर नफरत फैला रहे हैं। इस नफरत के बीच संयुक्त अरब अमीरात यूएई की प्रिंसेस हिंदा अल कासमी ने लोगों को शांति और सद्भावना का संदेश दिया। प्रिंसेस ने भारत के लोगों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने की अपील भी की है। राजकुमारी ने ट्विटर करते हुए लिखा है कि भारत एक समुदाय है। जैसे ही आप एक बार उपयोग करते हैं, एक दूसरे को ट्विटर स्वीकार करें। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका, यूरोप और अरब में भारतीय अपने आप को सुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि आपको नए सिरे से शुरुआत करने, सफल होने, कमाने, जीने और प्यार में पड़ने का सुनहरा अवसर मिलता है। राजकुमारी हिंदा ने ट्विटर पर ओवैसी बंधुओं के बारे में सवाल करते हुए पूछा कि हु आर द ओवैसी ब्रदर्स, जिसके बाद से सैकड़ों यूजर्स राजकुमारी को ओवैसी के बारे में बताया है और उन्हें मजलूम और बेबस लोगों की निडर आवाज बताया है। ओवैसी के बारे में राजकुमारी द्वारा दिखाई गई रुचि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। राजकुमारी को गांधी के शांतिपूर्वक तरीके पर भरोसा। राजकुमारी हिंदा यूएई में ही पैदा हुई और उनके पिता डॉक्टर जबकि महेश को प्रिंसिपल थी। गांधी जी के नाम से राजकुमारी ने ट्विटर पर जो कहा वो असल में उनके नहीं, मशहूर फिल्म गांधी का डायलॉग है। फिल्म के बाद ये डायलॉग गांधी जी की कही मशहूर बात के रूप में मशहूर हो गया। राजकुमारी ने आगे लिखा, गांधी जी सभी लोगों के अधिकारों और धर्मों के लिए बेखौफ होकर अभियान चलाते थे। उन्होंने लोगों के दिल और दिमाग को जीतने के लिए लगातार अहिंसा को बढ़ावा दिया। इसने पूरी दुनिया पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। मैं गांधी की मुरीद हो गई और मैं अब घृणा से निपटने के लिए गांधी के शांतिपूर्वक तरीके पर भरोसा करती हूँ। प्रिंसेस हिंदा अल कासमी ने इस ट्विटर को करारा जवाब देते हुए रिट्वीट में लिखा कि यूएई में इस तरह का व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। हेट स्पीच के खिलाफ अभियान चलाने वाली राजकुमारी ने लिखा, घृणा फैलाने वाली बातें नरसंहार की शुरुआत है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, आग के बदले आग लेने से दुनिया अंधी हो जाएगी। हमें अपनी खूनी इतिहास से सबक लेना चाहिए। हमें समझना होगा कि मौत से मौत पैदा होती है और प्यार से प्यार का जन्म होता है। समृद्धि की शुरुआत भी शांति से होती है। साल के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो औरत ये कहे कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये कौन सा इंसाफ है सर? ये आप क्यों औरतों पर जुल्म कर रहे हैं? उस औरत को उस शादी से निकलने का इख्तियार मिलना चाहिए जो आप नहीं दे रहे हैं। पांचवी बात सर, बेल बिल में कहते हैं कि कोर्ट खातून को सुनेगा। सर, होम मिनिस्टर बैठे हैं, किसी मर्डर केस में आप विक्टिम को नहीं सुनते। बेल देने का इख्तियार, डिस्क्रेशन, प्रोसिक्यूशन बहस करता है इंडिपेंडेंटली और कोर्ट फैसला देता है। ये आपने तय कर दिया कि ना मर्डर में है ना 307 में है। आप बोल रहे हैं कंपाउंडेबल कब होगा? आप महिला पर डाल रहे हैं। 498 में ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का कानून इस्तेमाल होगा तो एक ऑफिसर अपॉइंट होता है जो जाकर मियां बीवी से बात करता है, फिर वो रिपोर्ट देता है। आप तो शादी को खत्म कर रहे हैं, औरत को रोड पर ला रहे हैं और उसके शौहर को जेल में डाल रहे हैं। ये काम कर रहे हैं आप। अच्छा सर, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये तो एनडीपीएस एक्ट में होता है, टेररिस्ट एक्ट में होता है कि प्रिजम्पशन इनोसेंस, आप वो भी छीन ले रहे हैं। मुबारक हो आपको। अच्छा सर, कोर्ट क्या कहे? नॉन एस्ट जब तलाक नहीं होता तो फिर आप किस बात की सजा दे रहे हैं? मैं भी एक कानून का स्टूडेंट हूं। एक्टस रेस है ही नहीं, एक्टस रेस हुआ ही नहीं, मगर आप कह रहे हैं कि हम सजा देंगे। अच्छा सर, पॉस्को एक्ट आप तो बड़ी नियत से बना रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज विनर का आज स्टेटमेंट पढ़ा, वो कह रहे हैं सर कि गुजरात में बच्चों पर जो रेप होता है उस केसेस को मुकम्मल करने के लिए 55 साल लगेंगे। कन्विक्शन रेट 9% है। इस तरह के हिसास केसेस में आप सजा नहीं दे सक रहे और आप इंसाफ करने निकले। अच्छा, मुबारक हो आपको, आप तो शायद करेंगे।
क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में 3 साल की सजा सर, 153A, 233, उसमें 3 साल, इसमें 3 साल को उससे मिला रहे सर। आपका 3 साल इज अगेंस्ट द बेसिक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सर। अच्छा सर, आप आखिर में खत्म कर रहा हूं सर, आपका मकसद क्या है? मैं हुकूमत से सिफारिश आपके जरिए बोलते हैं, आप लोग कुछ बोलते नहीं, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं, इस्लाम में निकाह नामा है। आप एक कंडीशन लगाइए कि कोई मुस्लिम मर्द अगर अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो जो मेहर का अमाउंट होता है उसका 500% देना पड़ेगा। वायलेशन ऑफ अ कंडीशन में लीड टू कन्विक्शन एंड टू प्रिजन ऑल्सो। इस्लाम में शादी जो है जन्म जन्म का साथ नहीं है सर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस जिंदगी की हद तक है और हम उसमें खुश हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं जन्म जन्म का साथ है, नहीं बाबा, एक ही जिंदगी काफी है। अच्छा सर, मैं ये क्यों कहता हूं, अब सर जो शादी कर रहे हैं जिनके पास बीवी है उनको मालूम, इसीलिए सब हंस रहे हैं, सबको मालूम क्या तकलीफ है। बाहर आकर तो सब जिंदाबाद ये सब कहेंगे, मगर घर में सब क्या होता है मालूम। अच्छा सर, आर्टिकल 26 का वायलेशन क्यों है? आर्टिकल 26 का वायलेशन क्यों है? आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है अपने राइट को प्रोटेक्ट करने का। सर, मैं हिंदुस्तान में मुसलमान होमोजिनस नहीं है, हनफी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं। अब आप मेरे को बताइए, मुख्तार नकवी साहब चले गए, उनसे पूछ लीजिए कि शियाओं में सेगा है, अहले हदीस मानते हैं, हनफी नहीं मानते। बार बार जो इस्लामिक ममालिक का एग्जाम्पल देते सर, आप पढ़ लिया करिए। अल्जीरिया में शाफाई है, केरला में शाफाई है, ईरान में शिया है, तो सर ये गलत तरीका है और हमको इस्लामिक ममालिक से मत मिलाइए, वरना रेडिकलिज्म बढ़ेगा। मत मिलाइए हमको इस्लामिक ममालिक से मतलब नहीं, हमको हिंदुस्तान से, भारत से मतलब है। अच्छा सर, मैं आपको बात बता रहा हूं सर, अब आप देखिए सर, ये सरकार की नीयत देखिए, साफ नीयत। मी टू जब मूवमेंट चला, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट कहां गई? आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को डिसबैंड कर दिया, आपने अपने एमपी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ये आपकी महिलाओं से मोहब्बत, मुबारक हो आपको। अच्छा सर, 23 लाख हमारे भारत में हिंदू महिला हैं जो शादीशुदा हैं मगर अपने हस्बैंड के साथ नहीं है। कहां गई आपकी मोहब्बत भाई? सर खत्म कर रहा हूं सर, मैं कमजोर हूं सर, आप ही 2 तो भगा दिए, अब आप भी। अच्छा सर मैं खत्म कर रहा हूं। मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम महिला पे जो रेप हुआ, एक भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ सर। मुबारक हो आपको, ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा सर, जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाइए, आप अभी तक नहीं लाते। सर क्यों नहीं लाते सर? आखिर में अगर वाकई में मोदी सरकार, मैं खत्म कर रहा हूं सर, लास्ट सेंटेंस, अगर वाकई में करना चाह रहे हैं, आप जली कट्टू पे ऑर्डिनेंस लाए कि आर्टिकल 26 का मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, 29 का नहीं मिलेगा, और आप वाकई में महिलाओं की मदद करना चाहते हैं, तो मैं आपके जरिए से सरकार से कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम, हिंदुस्तान के वजीर दाखिला, हिंदुस्तान के वजीर कानून, बीजेपी के जितने महिला एमपी हैं, उनको स्पेशल एयरक्राफ्ट में साबरीमाला लेकर जाइए, प्लीज लेकर जाइए सर। और मैं खत्म करने से पहले कह रहा हूं, यह कानून मुसलमानों को उनकी तहजीब, उनके तमद्दुन, उनके मजहब से दूर करने के लिए लाया गया है। सर हम जब तक भारत में रहेंगे, सुबह क़यामत तक रहेंगे, अपने दीन पर रहेंगे, कुरान और सुन्नत पर रहेंगे। कानून बनाने से सोशल ईवल का खात्मा नहीं होता, वरना औरतों पर जो जुल्म हो रहा है वो कानून से खत्म नहीं हुआ। और राजीव गांधी ने जो कानून बनाया, मैं आपको कह रहा हूं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। अपने इल्म में इजाफा करो और अपनी जहालत के सबूत मत दीजिए। यह कानून जुल्म करेगा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, इसीलिए मैं इसकी खिलाफ वर्जी करता हूं। शुक्रिया। नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। सर, फॉर एग्जाम्पल, enforcement of contracts in Singapore takes 6 months. In our country, it takes 4 years, sir. I would like to request the government through you, sir, that will they simplify litigation by providing fixed timelines for resolution of disputes? An alternate dispute resolution mechanism and fast-track court should be promoted. Will they do that?
Now, will they create a cadre of contract practitioners who will play an important role in dispute resolution in tribunals, commercial courts, limit adjournments, introduce pre-trial conferences as part of case management techniques for commercial courts? And mediation is very important. Will they introduce financial incentives for parties in commercial cases to attempt mediation? And sir, for lower judiciary, I'm quoting from the Economic Survey 2017-18. The Economic Survey recommended for smooth contract enforcement, it will be necessary to build capacity in lower judiciary to deal with economic and commercial cases. This may be done through training of judges and digitization of judiciary. The Economic Survey of 17-18 also recommended injunction and stays. Reliance on injunctions and stays should be reduced. Courts may consider prioritizing state cases, impose stricter timelines for deciding cases of temporary injunction. Sir, what we have now is that if the judiciary is overloaded, we have created NCLT, NCLAT, and then we have Consumer Dispute Forum for Telecom, TDSAT, So what happens is that once a decision is given, still appeal is there. So I want to know from the government a specific question. Lastly, sir, now I want you to come to my rescue, sir, that this whole issue of issuing ordinance, you issue an ordinance to satisfy the whims and desires of World Bank. But why did it take you so much time to introduce an ordinance when the Supreme Court overturned the SC/ST Act? And lastly, sir, there is a ICADR regional courts center in Hyderabad and Bengaluru. Now, these grants were given by respective state governments. I want to know how are you taking over these entities which were set up by the support of the state governments? And I'm concluding, sir. And lastly, what is the assurance which the government is giving to the country and to this August House for this ADR to be taken seriously? How impartial are you going to be? What is the distance that you're going to maintain from this particular center which you are going to establish? Because for it to be taken seriously, the government must be far away. That is why initially society received grants from governments and non-government sources, sir. These are the important points. I hope the minister will reply to it and does not run away from it. Thank you, sir. हम इस हिंदुस्तान के इस फैसले की, आवाम के फैसले की इज्जत करते हैं। इस इंतखाबात में 3 जो इंतखाबी नतीजे आए, वो यकीनन उस बात को दोहराते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम ने, अगर अंग्रेजी की इस्तिलाह में कहूं, हिंदुस्तान की आवाम ने एक कॉमनर को कामयाब किया और एलिटिस्ट को नाकाम किया। मेरी नज़र में ऐसे 3 पार्लिमानी हलके हैं जिसमें अमेठी शामिल है, गुना शामिल है और औरंगाबाद। यहाँ की आवाम ने एक कॉमनर को कामयाब किया। ये हमारी जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत है, सर। तीसरी बात, सर, के सदर जमहूरिया के खुतबे में बहुत सी बातें कही गई, हुकूमत के इरादों का, हुकूमत के प्लान का इजहार किया गया। उसमें सर एक बात सदर जमहूरिया ने यह कही कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म इसमें नजर आती है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नतीजे आए, मैं इसकी इज्जत करता हूं, आवाम ने दिया, मगर क्या ये इस ऐवान की डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म की अक्कासी करता है? आदाद व शुमार ये बताते हैं, सर, कि इस ऐवान में 29% अपर कास्ट के लोग मुंतखब होकर आए और ओबीसी के 22%। अब इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, किसी को कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है कि क्या ये ऐवान हिंदुस्तान के उस अजीम प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी की अक्कासी करता है? मेरी नाक़िस राय में वो नहीं करता है। इसलिए कि अगर इतनी बड़ी तादाद में अपर कास्ट के लोग 29% लोग कामयाब होते हैं और ओबीसी के 22%, ये हुकूमत के उस बात को नेगेटिव साबित करता है। दूसरी बात, सर, कि यकीनन इस इलेक्शन में जितना हिंदू कंसोलिडेशन बीजेपी के पास हुआ है, उसको कोई इनकार नहीं किया जा सकता। सीएसडीएस लोकनीति का डेटा है, सर, कि पिछली बार से अब की बार 37% से 44% हिंदू वोट बीजेपी को मिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदू अखबार में लोकनीति सीएसडीएस की रिपोर्ट है। हमारे मुल्क में रिलीजियस डिवाइड है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। एनडीए ने 51% हिंदू वोट लिया है। तो सर, अगर आप देखेंगे 80% का 51% अगर आप देखेंगे तो आपको 60% हिंदू वोट मिला है। और दूसरी बात, सर, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को
नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को उनकी जिंदगी में, उनकी पार्टी की तारीख में इतना मुस्लिम वोट नहीं मिला जितना इतनी बार मिला है। बिल्कुल मिला है। अब इन दोनों को सामने रखकर आप देखिए कि मेरा हाल तो फंस गई रजिया गुंडों में है। मैं बी टीम और मैं सी टीम हूं। जिस किसी को सूट करता तो मैं उधर बी टीम, इनको सूट करता तो मैं इनका बी टीम। मगर ये जो डेटा आया है इससे साफ जाहिर हो गया है कि हमारे वतन अजीज में ये बड़ी अफसोसनाक और बदबख्ती की बात है कि रिलीजियस डिवाइड है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि हमारे इस ऐवान में मुसलमान जो कामयाब होकर आए हैं वो 4% और बीजेपी के पास 300 से ज्यादा अराकीन पार्लिमान है। वो इस बात का इकरार नहीं कर सकते कि इनके पास एक भी मुसलमान नहीं जीत कर आया, मगर इसके बावजूद भी आपको ट्रिपल तलाक, मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी है, मगर हमदर्दी तो कामयाबी में दिखनी चाहिए थी। सर चौथी बात सर, सदर जमहूरिया ने निकाह हलाला की बात की। मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि आपके पास कौन ऐसे नाक़िस जाहिल लोग बैठकर ये खुतबा तैयार करते हैं। इस्लाम में निकाह हलाला कोई नाम की चीज नहीं, सिर्फ निकाह है। और उन काबिल लोगों को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जब निकाह टूटता नहीं है तो हलाला कैसे होगा। तो कम से कम जरा अगर मजाक भी करना है जरा अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि अब गलती तो इतनी होती है, इतनी गलतियां होती हैं, मगर अगर आप सिर्फ हसद की बुनियाद पर, बुग़्ज़ की बुनियाद पर, तंग नजरी की बुनियाद पर ये बातें करेंगे तो मजाक आपका उड़ रहा है। सर बात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने बात कही कि सदर जमहूरिया ने कहा कि हम हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024 तक बनाएंगे। इसमें बात हुई सबका विश्वास की कि स्ट्रांग, सेफ, प्रॉस्परस एंड ऑल इंक्लूसिव इंडिया बनाया जाएगा। हम भी चाहते हैं, मुबारकबाद हो आपको। मगर आप मुझे बताइए सर, अगर हर 1 महीने में या 2 महीने में किसी एक मुसलमान को लिंच किया जाएगा, टोपी के नाम पर मारा जाएगा, गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाएगा, उसको चोरी के नाम पर मारा जाएगा, उसकी जान को अगर लिया जाएगा, आप बताइए कैसे आप हिंदुस्तान की 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे कर पाएंगे आप? कि आप 14% आवाम को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार मार कर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे आप। चौथी बात, मैं सर पांचवी बात, सर ये कामयाबी आपको मिली, मैं आपको मुबारकबाद देता अगर आपकी कामयाबी इंडियन नेशनलिज्म पर होती। वो नहीं हुई, क्योंकि डेटा बता रहा है कि आपकी कामयाबी हिंदू नेशनलिज्म को आपने जो फरोग दिया उसका आपको फायदा मिला। मैं नहीं मानता, मुझे नहीं मालूम कि ईवीएम टैंपर हुए नहीं हुए, मगर मैं ये जरूर कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि 2014 से 19, अब 19 से 24 तक अक्सरियती तबके की, मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी के माइंड की आप टैंपर करेंगे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इंडियन नेशनलिज्म को अगर आप फरोग देंगे तो मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी, और मॉब लिंचिंग खत्म करने के लिए इंडियन नेशनलिज्म को मानना पड़ेगा। मगर आप अपनी आइडियोलॉजी से इतना बंधे हुए हैं कि आप उसको तोड़कर निकल ही नहीं सकते। सर बात हुई सर यहां पर सिक्योरिटी की, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने सिक्योरिटी के बारे में कहा, यह बात बिल्कुल सही है कि जम्मू कश्मीर में 2005 के बाद अब तक 73 सिक्योरिटी पर्सनल की मौत हुई है, 88 लोकल्स भी मारे गए हैं। सर अब तो आतंकवादी इतना शार्प शूटर मारे हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मेजर की मौत हुई, अब वो लोग डायरेक्ट सर पर मार रहे हैं, इतने शार्प शूटर हो चुके हैं वो। सर आप बताइए कि पुलवामा में ब्लास्ट हुआ, कितने इंटेलिजेंस ब्यूरो के, कितने रॉ के ऑफिसर्स को आपने सस्पेंड किया। ये हम भी तो देखें ना सर कि हमारे गिरबान में अगर कमजोरी है तो कैसे वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 150 या 50 किलो ऑडियंस कैसे गया वहां पर। देश जानना चाहता है कि पुलवामा में कितने आईबी के ऑफिसरों को आपने सस्पेंड किया, आप नहीं बता सकते। सर आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में ये जितने कश्मीर के एमपी जीत कर आए, कितने वोट किए सर वो? 9,000, 6,000। ये तो हमारे म्युनिसिपल इलेक्शन में हो जाता है।
त्राल में एक जगह पर आपने लीड किया असेंबली कॉन्स, कितने वोट लिए? 400 वोट बीजेपी ने लिए। ये आपकी कामयाबी है जमहूरियत की। मैं आप पर छोड़ता हूं, आप यकीनन, मुझे मालूम क्या परस्तुए जमा है। सर मैं खत्म कर रहा हूं सर मैं खत्म कर रहा हूं। अमेरिका के पास आ जाइए सर, आप अमेरिका के पास आ जाइए सर। हमारे वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप से बहुत गले मिले, ऐसा लग रहा था कि ईद और बकरीद दोनों के गले मिल रहे हैं, बगैर बगलगीर हुए। मगर ट्रंप ने हमको क्या दिया? ट्रंप ने कह दिया कि S-400 मिसाइल नहीं ले सकते रशिया से। ट्रंप कह रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी चीन से नहीं ले सकते। ट्रंप कह रहा है कि ईरान से ऑयल नहीं ले सकते। ट्रंप कह रहा है कि आप डेटा नहीं रख सकते। ट्रंप कह रहा है कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल आप फ्री में लेकर आइए। सर मुझे यकीन है कि आपका 56 इंच का सीना है, ट्रंप से क्यों डर रहे हैं आप? अरे लात मारिए ट्रंप को। हम ईरान से ऑयल खरीदिए, 2,500 करोड़ का बोझ हिंदुस्तान के अवाम पर आयद हो रहा है, आप ऑयल नहीं खरीदे ईरान से। सबसे सस्ता ऑयल ईरान से मिलता है। इस देश को जरूरत है रशिया के S-400 मिसाइल्स की। अतराफ के पड़ोसियों से खतरा है। कौन अमेरिका हमको बताएगा कि सर मैं खत्म कर रहा हूं, सर खत्म कर सर। और अमेरिका के रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई, पोम्पे आ रहे हैं, आप उससे इनकार करिए। मैं भी मानता हूं कि अमेरिका को कोई अख्तियार नहीं है हमारे दाखिली मामलात में मदाखलत करने का, मगर आपकी रिपोर्ट है ना, वो वाकयात की लिख रहे हैं कि आप उसको बोलेंगे? सर पैराग्राफ 101, 112 पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इंडिया लिखा गया। मैं भी उस न्यू इंडिया को चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं, मगर अगर आप इस तरह से माहौल पैदा करते जाएंगे। और सर आपके पास 308 हैं, यहां पर अपोजिशन बहुत कम है, मगर सर मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जितने लोग यहां पर बैठे हैं इसमें कोई भी गोडसे का चाहने वाला नहीं है, इसमें कोई भी हेमंत करकरे को मुर्दाबाद कहने वाला नहीं है। ये एजाज, ये ऑनर आपको जाता है और 5 साल तक ये दाग आपको उठाना पड़ेगा कि आपके पास अक्सरियत है मगर गोडसे को चाहने वाले आपके पास बैठे हैं, यहां पर नहीं बैठे। सर आखिर में इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी हमारे एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं 4.5। सच कौन बोल रहा है सर? हमारी अनएम्प्लॉयमेंट 6%। मुबारक हो आपको, आप जीत गए इलेक्शन। किस बुनियाद पर जीते वो तो देश जानता है, हम भी जानते, मगर 6%। तो इसीलिए हम कह रहे हैं सर कि हर एतबार से आज आपके सामने एक चैलेंज है, मौका है। आप अच्छे काम करेंगे हम भी साथ देंगे, मगर आप अच्छा काम आइडियोलॉजी की बुनियाद पर करना चाहते हैं। मैं आखिर में ये उम्मीद करता हूं कि ये हुकूमत इंडियन नेशनलिज्म पर चलेगी, संविधान पर चलेगी। आपकी आइडियोलॉजी इस मुल्क को कमजोर करेगी, आपकी आइडियोलॉजी और मॉब लिंचिंग में इजाफा करेगी। शुक्रिया सर। तो खड़े हो। Support the motion of thanks on the address of the honorable. सर बात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने बात कही कि सदर जमहूरिया ने कहा कि हम हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024 तक बनाएंगे। इसमें बात हुई सबका विश्वास की कि स्ट्रांग, सेफ, प्रॉस्परस एंड ऑल इंक्लूसिव इंडिया बनाया जाएगा। हम भी चाहते हैं, मुबारकबाद हो आपको। मगर आप मुझे बताइए सर, अगर हर 1 महीने में या 2 महीने में किसी एक मुसलमान को लिंच किया जाएगा, टोपी के नाम पर मारा जाएगा, गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाएगा, उसको चोरी के नाम पर मारा जाएगा, उसकी जान को अगर लिया जाएगा, आप बताइए कैसे आप हिंदुस्तान की 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे कर पाएंगे आप? कि आप 14% आवाम को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार मार कर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे आप। चौथी बात, मैं सर 5वीं बात, सर ये कामयाबी आपको मिली, मैं आपको मुबारकबाद देता अगर आपकी कामयाबी इंडियन नेशनलिज्म पर होती। वो नहीं हुई, क्योंकि डेटा बता रहा है कि आपकी कामयाबी हिंदू नेशनलिज्म को आपने जो फरोग दिया उसका आपको फायदा मिला। मैं नहीं मानता, मुझे नहीं मालूम कि ईवीएम टैंपर हुए नहीं हुए, मगर मैं ये जरूर कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि 2014 से 19, अब 19 से 24 तक अक्सरियती तबके की, मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी के माइंड की आप टैंपर करेंगे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इंडियन नेशनलिज्म को अगर आप फरोग देंगे तो मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी।
اور ماب لنچنگ ختم کرنے کے لیے انڈین نیشنلزم کو ماننا پڑے گا، مگر آپ اپنی آئیڈیالوجی سے اتنا بندھے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو توڑ کر نکل ہی نہیں سکتے۔ اور میں ختم کر رہا ہوں، امریکہ کے پاس آ جائیے سر، آپ امریکہ کے پاس آ جائیے سر۔ ہمارے وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت گلے ملے، ایسا لگ رہا تھا کہ عید اور بقرعید دونوں کے گلے مل رہے ہیں، بغیر بغل گیر ہوئے۔ مگر ٹرمپ نے ہم کو کیا دیا؟ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ S-400 میسائل نہیں لے سکتے رشیا سے، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ 5G ٹیکنالوجی چین سے نہیں لے سکتے، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران سے آئل نہیں لے سکتے، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیٹا نہیں رکھ سکتے، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکل آپ فری میں لے کر آئیے۔ سر مجھے یقین ہے کہ آپ کا 56 انچ کا سینہ ہے، ٹرمپ سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ ارے لات ماریے ٹرمپ کو، ہم ایران سے آئل خریدیے، 2500 کروڑ کا بوجھ ہندوستان کے عوام پر عائد ہو رہا ہے، آپ آئل نہیں خریدیں ایران سے، سب سے سستا آئل ایران سے ملتا ہے۔ اس دیش کو ضرورت ہے رشیا کے S-400 میزائلز کی، اطراف کے پڑوسیوں سے خطرہ ہے۔ کون امریکہ ہم کو بتائے گا کہ سر میں ختم کر رہا ہوں، سر ختم کر سر۔ اور امریکہ کے ریلیجیس فریڈم کی رپورٹ آئی، پومپے آ رہے ہیں، آپ اس سے انکار کریے۔ میں بھی مانتا ہوں کہ امریکہ کو کوئی اختیار نہیں ہے ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کرنے کا، مگر آپ کی رپورٹ ہے نا، وہ واقعات کی لکھ رہے ہیں، کیا آپ اس کو بولیں گے؟